व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बरतानिया के बाद अमेरिका, जहां पे इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और वहां पे भी इस वक्त बड़ी टेंशन राइज है। लेकिन एटलीस्ट ये पता है कि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन का रिजल्ट जो भी होगा उसको दोनों उम्मीदवार जो है बिल आखिर एक्सेप्ट करेंगे। इससे पहले एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ था 1990s के अंदर, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये सैंक्टिटी है कि वहाँ पर वहाँ के इदारों की सैंक्टिटी है कि उसका फ़ैसला जो है वो मुखालफिन ने, बुश साहब के हक़ में फ़ैसला हुआ, टाई हो गया था, और दूसरी पार्टी ने जो उसको एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान के अंदर जो है पहली बात तो इलेक्शन हुआ ही नहीं 1970 तक कौमी इलेक्शन, और जब हुआ तो मुल्क टूट गया। और उसके बाद जितने इलेक्शन हुए, ख्वाह 77 का इलेक्शन हो या अब भी जो लास्ट इलेक्शन हो के हटा है, इसको मुखालफिन ने हमेशा कंट्रोवर्शियल बनाया, और उसके वजह से और उसकी बुनियाद बनाकर तहरीकें चलाई गई। प्राइम मिनिस्टर तख्त-ए-दार तक चढ़े, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर वक्त से पहले इस इक़्तिदार से गए, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा गए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफ़ा गई, और दूसरे फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अब जो है एक और धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है, जिसको PDM लीड कर रहा है और नवाज शरीफ साहब की पार्टी लीड कर रही है। उसके बरखिलाफ़ जो है हमेशा ही जो अपोजिशन है उसको कहा गया कि वो गद्दार है। तो पाकिस्तान के अवाम जो है बेसिकली वो भी तंग आ चुके हैं इस तमाम डिबेट से कि इस मुल्क में मुहब्ब वतन कौन है, गद्दार कौन है। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इस वक्त गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी कर रही है, हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट अपने लिए तमगा उसने जारी कर दिया हुआ है, लोग ये कहने में मजबूर हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को अगर सबसे बड़ा मुहब्ब वतन भी इस दुनिया का, इस मुल्क का करार दे दिया जाए, और PML और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बकौल PTI की गवर्नमेंट के गद्दार वतन भी करार दे दिया जाए, तो क्या उसके बाद भी पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? अगर ये सर्टिफिकेट्स और ये चीज़ें भी बट जाएँ और ये मुसल्लम शुदा हकीकत हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान मुहब्बुल वतन है और बाकी अपोजिशन जो है वो सारी की सारी बशमूल PMLN पीपल्स पार्टी गद्दार है, तो हमने आवाम से एक दफ़ा फिर राय लेने की कोशिश की। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे तो फैसल वाटा साहब, मलिक अहमद खान साहब, चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। आवाम की राय सुनवाएं। इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। 80 रुपए किलो तो आटा कर दिया, मांगने पे मजबूर हो गया। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, अस्पतालों में भी पैसे मांगते हैं। इसने नया पाकिस्तान बनाया, महंगाई वाला बनाया। ये टैक्स पे टैक्स ठोकी जा रहा है, हर बंदे को हर चीज़ महंगी हुई जा रही है। ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 8 ਆਨੇ ਸੀ 1 रुपए ਦੀ हो गई है। कारोबार साढ़े ठप हो गए। कोई पाकिस्तानी गद्दार नहीं है, हर मामले में अवाम पिस रही है। अब गैस भी नहीं आ रही, LPG भी महंगी कर दी इन्होंने। अगर आपने इस बार इन चोरों को छोड़ दिया दोबारा ये मौका कभी नहीं आएगा। गैस का बिल होना 300 रुपये, तेरा 8000 रुपये बिल आया, टीरी जानू लो। ये महंगाई को ख़त्म करें। ये गद्दार आप खेल रहे हो ना, ये तो टोपी ड्रामा कर रहे हो आप। खान साहब के पास को अलादीन की 70 साल का बिगड़ा हुआ पाकिस्तान 2 साल में ठीक कर दे। तो बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है, हम लोग वाकई में बहुत परेशान है। जो चीज हम पहले 100 की लेते थे वो अब 300 की हमें मिल रही है। महंगाई की तरफ वज़ीर-ए-आज़म कोशिश तो बेचारा कर रहा है, क्या करे। और दालें, चीनी, घी, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। जो महंगाई का मेन इशू है उसको कम करे, जातियात को छोड़े, मुल्क की बात करें। सारा इशू सारा महंगाई है, महंगाई खत्म करे, भावें 20 साल बैठा रहे। अंडा कभी सुने 14-15 रुपए का है, माफिया का सरगना है। खाने पीने की चीजें नहीं खरीद सकते, कपड़े तो बात की बात है। रात को वो कुछ कहता है, सुबह को कुछ कहता है, वो कंफ्यूज है। महंगाई खत्म हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। घर में कुछ खाने का ना हो तो क्या करे इंसान, गालियाँ ही देगा और क्या करेगा। बहुत ज्यादा प्राइस है हर चीज की। गरीब बंदा भी रोंदा है, अमीर भी रोंदा है। जो काम करने वाला है वो उनसे हो नहीं रहा, और जो नहीं है उसके पीछे लगे हुए और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अवाम पानी के साथ रोटी खाने पर मजबूर है। हमें तो बहुत गंदा साबित हुआ इमरान खान। दिन ब दिन हमारा मुल्क नीचे के नीचे लगा जा रहा है। इसको चाहिए कि इस्तीफा दे दे। फैसल वाटा साहब, अगर आज की इस डिस्कशन के अंदर ये ना कहें कि बेसिकली ऑपोजिशन का मसला NRO है, ऑपोजिशन का मसला 8 केसेस हैं, ऑपोजिशन का मसला, और ऑपोजिशन को आप छोड़ेंगे नहीं, मतलब ये सारी बात आप मान लेते हैं कि आप इनको नहीं छोड़ेंगे और ये करप्ट है और इनको NRO आपने नहीं देना, क्या इसके अलावा बात हो सकती है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कि वो कब ठीक होगी, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कब सही सिमत पे आएंगी? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। ये तो नहीं ख़त्म हो सकता डिस्कशन कि ये अब इन्होंने चोरियाँ की हैं, इन्होंने कर्ज़े लिए हैं, इन्होंने NRO मांगा, ये कैसे छूट जाएगा? ये सारा जो आज आपको पाकिस्तान खड़ा हुआ मिल रहा है वो इनकी मेहरबानी की वजह से मिल रहा है ना। या तो मुझे पाकिस्तान मिला था जो आपने अभी शॉर्ट्स दिखाए, उसके अंदर दूध की नहरें बह रही थी, सब नौकरी पे थे, पेट्रोल 5 रुपए था, आटा जो था वो 2 रुपए था,
दाल, आलू, अंडे, जितनी भी चीज़ें वो आम अशिया की हैं वो 2-2 रुपए की मिल रही थी, और पाकिस्तान जो था वो इंग्लैंड से भी आगे था और पाकिस्तान के मसाइल भी नहीं थे। ये अगर आप मुझे कह सकते हैं और दिखा सकते हैं 65 साल में, तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन जब आप मुझे मुल्क देंगे इस हालत में कि उसका दिवालिया हो चुका हो, 30,000 अरब रुपए के कर्जे उस पर चढ़ चुके हो, सूद देने के लिए पैसा ना हो, इनकम हो, कमाई हो 2 रुपए की, देने हो 200 रुपए, तो मैं फिर किसका रेफरेंस दूंगा? और अवाम को बार बार बताऊंगा कि मुझे इस तरह मिला है, मुझे टाइम लगेगा ठीक करने में। मुझे कोविड के अंदर जहां पूरे मुल्क दिवाली की तरफ खड़े हो गए, वहां पाकिस्तान की से सही तरफ शुरू हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज देख ले, प्रॉपर्टी देख ले, सीमेंट देख ले, गाड़ी देख ले, मोटरसाइकिल देख ले, साइकिल देख ले, ये भी तो अवाम भी पाकिस्तान की खरीद रही है, मैं खरीद रहा हूँ, आप खरीद रहे हैं। तो जब हम कंपैरिजन करें तो सारी चीज़ों का करें। आलू दिखाए तो दिखाए में मोटरसाइकिलें की बिकी जा रही है पूरे पाकिस्तान में, जो आज तक 35 साल में नहीं बिकी। गाड़ियाँ कैसे बिक रही है? FATF में क्या हुआ? स्टॉक एक्सचेंज में क्या ऊंचाई की तरफ वो चढ़ा हुआ है? लोहा किस हिसाब से सेल कर रहा है? सीमेंट कर रही है, तो बेरोजगारी भी हो रही है ना। कहा जा रहा है कि बेसिकली आपका फोकस बहुत ज्यादा नवाज शरीफ साहब के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर है। जितना फोकस आपका अवाम के इश्यूज पे होना चाहिए उतना आपका नहीं है। मतलब आपकी वुज़रा जो है सोचते रहते हैं PMLN पे पाबंदी किस तरह लगाई जाए, नवाज शरीफ के साथ क्या किया जाए। इससे ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये भी आपकी, और आप वाकई सोच रहे हैं कि PMLN के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए? देखिए कामरान साहब, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दे कि MQM लंदन को आपने क्यों पाबंदी लगवाई? किस कानून के तहत उनके ऊपर पाबंदी लगी? क्या उन्होंने ऐसा किया था? उन्होंने कुछ किया था जब भी आपने पाबंदी लगाई थी ना पाकिस्तान ने। उन्होंने क्या किया था? वो भी हिंदुस्तान का नैरेटिव ले रहे थे, गालियां दे रहे थे, अफवाह को गालियां दे रहे थे, कत्लो गारत करा रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन करा रहे थे, रैंक एंड फाइल में इशू कर रहे थे, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग पार्टी थी। जैसे कि अभी PDM कह रही है कि उर्दू स्पीकिंग को बैन कर दें, या उसको उसके बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो इसलिए उनको कर दिया। और ये पंजाब की बड़ी पार्टी है, इसलिए उनको छोड़ दें। काम तो ये उससे बुरा कर रहे हैं। मॉडल टाउन इन्होंने किया, सिर्फ इन्होंने खबर किया कि उन्होंने कत्लो गारत रोडों पे की। इन्होंने इनका अब क्या किया जाए? मतलब आपने क्या सोचा? कोई गवर्नमेंट सोच रही है सीरियसली कि PMLN पाबंदी लगा दी जाए? देखिए पाबंदी तो तब, देखिए ना कामरान साहब, इस डिबेट को आप ब्रॉडर सेंस में ले। जी हम मलिक अहमद खान साहब को क्यों नहीं कहते कि ये मुल्क के लिए खतरनाक है, मुल्क के लिए बुरा भला कर रहे हैं, मुल्क गाली। इनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे डिफरेंट है, ठीक है डिफरेंट है, मेरी की जाती दुश्मनी तो नहीं है। मसला ये है कि जब आप एक जगह पे जंग जीते हुए हों, आपने इंडिया को घुस के अपनी टेरिटरी के अंदर मारा हो, 2 जहाज गिराए हों, उनकी बुखलाहट में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर खुद गिरा दिया हो, आप जश्न मना रहे हो, उनका कैप्टन पायलट जो है उसको जूते मार के आप उनको हवाले कर देते हो, उस नैरेटिव के अंदर आप एक उठा के नैरेटिव देते हो हारे हुए इंडिया को और उसके मीडिया को कि वो बैंड बाजा बजाए। ये क्या पाकिस्तानियत है? ये क्या मैं और आप कर सकते हैं, मलिक अहमद खान साहब कर सकते हैं? क्या आप मेरी चोरी बचाने के लिए मैं फौज को गाली दूं, अपनी चोरी बचाने के लिए मैं अदलिया को गाली दूं? क्या ये पाकिस्तानी है या ये पाकिस्तान है? क्या मेरे पास ऑपोजिशन ने आपको वोट, ऑपोजिशन से आप वोट लेके आए और ऑपोजिशन बने, आपका काम तक जो हम हमारी गलतियों पे आप आके हमें बताते कि आप यहाँ गलत हैं, आपकी गवर्नमेंट गलत है, ये काम कर ले, आवाम को फायदा हो जाएगा। आपने पूरे 2 साल 35 साल आवाम के लिए कोई बात की? आपने आटा चीनी का 2 रुपये किया था, आपने आवाम को क्या अस्पताल स्कूल दिए थे? आप तो 35 साल इख्तियार में थे। मुझसे आप कैसे 2 साल में सवाल कर सकते जो इन्होंने 35 साल में नहीं किया? और जिस दोराए में वो लेके आए हैं, क्या इमरान खान की अपनी शुगर मिल्स है? क्या इमरान खान का बेटा यहाँ TT और ट्रांसफर से पैसे बना रहा है? क्या इमरान खान की बेटी जेल में कन्विक्ट होके रोडों पे गालियां दे रही है? बताइए मुझे, कैसे आप मुझसे कंपैरिजन कर सकते हैं नून लीग का और तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का? चलिए जी, तो आप लोगों को सवाल करने से पहले कामरान साहब सोचना चाहिए। बात यह है कि वो आप सही कह रहे हैं कि 2 रुपए का आटा कभी भी नहीं था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इनके दौर में अगर आटा 35 का था, इस वक्त 70 का होगा। अगर इनके दौर में चीनी 55 की थी, आपके दौर में 10 की हो गई है। ये कंपैरिजन तो हम कर सकते हैं, या ग्रोथ रेट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। लेकिन चलें, मैं जरा आगे कामरान साहब मैं आपको याद दिला दूं, 80 रुपए का जब डॉलर था, जब 80 रुपए का डॉलर था तो पेट्रोल पीपल्स पार्टी के दौर में 108 रुपए का था। ये मेरे पास डॉन की चीजें पड़ी हुई है, डॉन ने रिपोर्ट की है। इसका जवाब चौधरी मंजूर साहब देंगे। ये आपका पॉइंट आ गया फैसल भाई। मलिक अहमद खान साहब बेसिकली आपको ये बीच में से साइडलाइन कर दिया इन्होंने, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है आप एयाज सादिक प्लस नवाज शरीफ साहब प्लस
के बयानी के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए आज मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर वन, ये भी जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आजकल आपकी पार्टी में टूट फूट बहुत चल रही है। अब्दुल कादिर बलोच साहब जो है वो छोड़ गए आपकी पार्टी को, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब का इस बयानी के साथ हम खड़े हुए नहीं हैं। दूसरे आपके एमपीएस जो गलती से वज़ीर पंजाब को मिल रहे हैं, वो कस्बे उठा के कह रहे हैं कि नहीं जनाब हम नून लीग में ही हैं, हम गए नहीं। तो ये क्लियर कर दें फैसल भाई को भी और मुझे भी और ऑडियंस को भी कि आप नवाज शरीफ के 20 सितंबर के बयानी के साथ खड़े हुए हैं और एयाज सादिक ने जो गुफ्तगू फरमाई उसको आप सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो आप धांधली के खिलाफ जा रहे हैं, वो नीचे रह गई है। और वो आपकी दूसरी बातें आगे आ गई कि उर्दू को छोड़, उर्दू ज़बान नहीं होनी चाहिए, बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए, पाकिस्तान की फतह को आप शिकस्त में, तो ये बातें जो टोटली एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है ये ऊपर आ गई हैं, जो कि बड़ी रॉन्ग पॉलिटिक्स है बहुत से लोगों के नज़दीक। मलिक साहब। जी कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो एक हुकूमत का इस वक्त पूरा जिस तरह की एक स्टेटमेंट्स रोज़ के दिन 7 to 11 टॉक शोज़ पे, और फिर जिस तरह से गवर्नमेंट इसको ख़ुद प्रोपोगेट कर रही है, गालिबन लग ये मुझे रहा है कि जो सरदार अयाज सादिक साहब ने एक बयान दिया, उस बयान पे सब ने हमने कहा कि उनको ये नहीं देना चाहिए था, उसमें तो कोई दो राय नहीं थी। लेकिन अब हम ये कहने पे मजबूर हैं कि गालिबन ये हुकूमत ख़ुद चाहती है कि ये सिर्फ इसको प्ले अप करे, और ये गवर्नमेंट चले इंडियन मीडिया तो कर ही रहा है, तो हुकूमत ख़ुद भी कर रही है। अब अगर इसके अंदर कोई फ़र्क है इस चीज़ में, तो वो जो इंडियन मीडिया कर रही है, वो कैबिनेट पूरी अपनी ज़ोर लगा के, वफाकी काबीना इमरान खान एक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया का इस वक्त मौक़िफ़ है, इंडियन मीडिया तो आपका जो भी कोई एक मौक़िफ़ होगा उसके अदरवाइज़ एक मौक़िफ़ लेती है। और क्या आपकी फ़तह खुदा न इतनी कमज़ोर थी कि वो एक बयान के साथ शिकस्त में तब्दील हो गई? हाँ, अगर उस बयानिए को आप कोई तक़वियत दे रहा है, तो मुझे इंडियन मीडिया के उस बयानिए से कोई तकलीफ़ नहीं है। वो तो मेरे वजूद के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के साथ उसकी दुश्मनी की। ये तो इतनी कोई सेन वॉइस आपको आएगी कभी नहीं। आप अगर एक छोटी सी बात हो तो वॉर हिस्टीरिया और एस्केलेटेड पोजीशंस, तो आपको पता है ये डायट्राइब, ये वॉर ऑफ वर्ड्स, ये सारा कुछ होता है। लेकिन कम अक्ली यहाँ पर है कि आपकी अपनी हुकूमत जो सरदार अयाज सादिक के बयान के बाद, लेकिन मलिक साहब मेरा सवाल ये था कि वो तो चले अयाज सादिक का एक बयान हो गया, लेकिन इससे बड़े बड़े बयान जो नवाज शरीफ साहब ने दूसरी जो बात जी देखिए इसमें कोई इख्तलाफ राय है किसी को कि हम आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं? इसमें कोई इख्तलाफ राय है किसी को कि आप जब ये कहते हैं कि अदारों की मुदाखलत ना हो, तो इसमें कोई और इख्तलाफ किया जा सकता है? और अगर इसमें आपकी ये सूरत हो कि आप ये कहें कि आपके इलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है, फिर गवर्नमेंट्स ना कॉल करें, अभी जीबी में नहीं किया तो अच्छा किया। और नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप नवाज शरीफ साहब ने जो नाम ले लेके पाकिस्तान के इदारों के सरबराहों के ऊपर तरकीद की है, आप उसमें उनके साथ खड़े हुए हैं। वाटा साहब कह रहे हैं कि आप नहीं खड़े हुए। मैं कहा ये कन्फ्यूजन तो दूर हो ना कि आपकी पार्टी का स्टैंड कर रही है। नहीं, देखिए बात यह है कामरान साहब कि हम तो पहले दिन से इस बात पे, हमने तो कभी किसी जगह पर भी इसमें कोई वी हैव सेड इट विदाउट मिंसिंग वर्ड्स कि हर किसी को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के मुताबिक रहना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट। सर मेरा सिर्फ वो, मैं आपसे दुनिया में कोई शख्स है जो आपसे डिसएग्री नहीं करेगा मलिक साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं और किसी देखे ना, बात सुने जी। और मैं नवाज शरीफ साहब, मैं उनकी पार्टी में हूँ, मैं उनका एक कारकुन हूँ, और मेरी शिद्दत से ये ख्वाहिश है कि जिस जगह पर भी आइन की बालादस्ती की बात हो हम वहाँ पर हों जी। इसमें कोई दो रहे हैं कामरान साहब? आप बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन नजदीक है फैसल साहब को थी, तो मैंने कहा फैसल भाई क्लियर हो गया अब आपको। मैंने कहा कि आप कह रहे थे कि जी ये उन लोगों में से नहीं है जो नवाज शरीफ के बयानी से खड़े हुए, ये उन्हीं पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। नहीं कामरान साहब नहीं। देखिए मैं एक सेकंड, फैसल एक सेकंड होल्ड करें जरा, फैसल रोकें, फैसल एक सेकंड ठहरे जरा, रुकें ठहरें जी। देखिए मैं आपको ये इस बात पे अब मेरी आपसे मैं इस बात पे अब आपको बड़ा क्लियरली ये कहने लगा हूँ कि यार फॉर गुडनेस सेक, ये गवर्नमेंट आपके सिर्फ इन बयानियों की मुतहम्मिल की बात होने की बात नहीं हो रही। मसला सिर्फ ये है कि ये हुकूमत एक संजीदा काम है। आपने जिस तरफ इस पूरे मामले को आपकी हुकूमत ने और इमरान खान साहब ने जिस तरफ डाल दिया है, ट्रस्ट में आप आग से खेल रहे हैं। और जिनका आपने बुरा करना है ना, वो किन का बुरा करना है?
अगर एक्चुअली इस वक्त कोई बुरा कर रहा है तो आज की ये हुकूमत अपना बुरा कर रही है, अपने आर्मी चीफ का बुरा कर रही है, DGI का बुरा कर रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग यार? आप होश के नाखून लें। वाडा साहब होश के नाखून लें, थोड़ा सा आग से खेल रहे हैं। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। चौधरी साहब, चौधरी मंजूर साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ चौधरी साहब, आपको लगता नहीं है कि ये सारा आपका जो PDM की तहरीक है जो चली तो सिर्फ धांधली के खिलाफ थी, लेकिन वो हाईजैक हो गई है इस तरह के बयानात से, एंटी इंस्टीट्यूशन बयानात से, या आप समझते हैं कि सही है? नवाज शरीफ भी सही कह रहे हैं, चकजई ने भी साहब ने भी सही कहा, एयाज सादिक साहब ने भी सही कहा, और PDM इस तरह ही चलेगी? एक तो मुझे बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। दूसरी बात यह है कि ये जब हम मेंबर थे तो शौकत अजीज़ साहब भी अपनी तरक्की की ऐसी दास्तानें सुनाया करते थे कि मोटरसाइकिल देख लें आप, फ़ोन देख लें कितने बिक रहे हैं आप, ये देख लें। वो आटे की और चीनी की और रोटी की और बाकी जो महंगाई जो आम आदमी की उसका जिक्र नहीं करते, चूँकि ये नापते इससे हैं। और वो कौन सा तबका है जो आईफोन लेता है या बाकी चीज़ें लेता है, वो इस तरह से देखते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आपको जेलों में भेजने का शौक़ है, आप भेज दें, मुझे जेल में भेज दें, आटा 70 से वापस 35 रुपए कर दें। गंदम तो आपने 1400 में उठाई है और ज़बरदस्ती लोगों के घरों से उठाई है। 6.6 मिलियन टन गंदम कहाँ पे गायब हुई है ये बताने के आप मुतअम्मल नहीं है जो आपने रिलीज़ किए हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये सारी अफ़गानिस्तान के रास्ते स्मगल हुई है। आपका जो बाहर से मंगवा रहे हैं पर उससे भी कुछ नहीं होना, क्योंकि अगर आपकी नाक के नीचे से सारे इदारे, गवर्नमेंट वहाँ पे आपकी है, इदारे सारे आपके हैं जो स्मगलिंग को रोकना है। इस मुल्क का फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर हाउस में खड़े होकर कह रहा है कि हमें नहीं पता 2 महीने के अंदर 6 मिलियन मेट्रिक टन गंदम किधर चली गई है। मैंने कभी 2 महीने में, मैं छोटा मोटा ज़मींदार भी हूँ, मैंने कभी 2 महीने के अंदर इस तरह से गंदम का क्राइसिस कभी नहीं देखा। उस वक्त भी काफली के दौर में भी 2007 के अंदर मलिक साहब को पता है हंगामे हुए थे, लाहौर में 3 बंदे मर गए थे आटे की तकसीम पे। आज भी वही है। आपने जो करना है कर लें। रही बात आपके पेट्रोल की, तो हमने 148 रुपये डॉलर पर बैरल था और हमने 106 में दिया था। आज मैंने अभी देखा है 35.72 रुपये का आपका है डॉलर पर बैरल, और आप दे रहे हैं 100 से ऊपर। चौधरी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? चौधरी साहब, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि इनकी गवर्नमेंट वर्स भी हो जाए ना अगर, तो जो बिलावल भुट्टो साहब तकरीर कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में कि जनवरी तक इमरान खान साहब चले जाएंगे, ये सियासी नाराबाजी है या यू रियली मीन इट? आप लोग तो धरनों में भी इनके से इख्तलाफ होने के बावजूद धरनों में साथ नहीं थे नवाज शरीफ साहब गिराने में, तो आप किस तरह एक अनकंस्टिट्यूशनल बात कर सकते हैं? नॉन पार्लियामेंट्री के इस गवर्नमेंट को 5 साल राइट नहीं है। वो कोई अनकंसिस्टेंट बात नहीं है। कोई इनकी हुकूमत का एक एक पल इस मुल्क के लोगों पर भारी है। एक एक पल इस मुल्क के मजदूर अजाब सह रहे हैं। एक एक पल लोग जो हैं वो बर्बादी है। ये अभी फरमा रहे थे, एक तो मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करें, आप जब कहते हैं कि 70 साल का गंद डाला हुआ था तो उसमें कायदे आज़म का भी 1 साल है, लियाकत अली खान के भी 30 साल है। कम से कम करते हैं तो सोच तो लिया करें आप क्या रहे हैं और किस किस को कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने 70 साल के अंदर 30,000 अरब कर्जा था। पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल में 6,000 अरब कर्जा था, उस पर हो गया। आप 14,000 अरब अभी तक ले चुके हैं। कहाँ पे कितना पे किया बताएं, फिगर तो देना कि हमने इतने 1000 अरब पे कर दिया है और बाकी किधर गया है, बताएं लोगों को। ये चीजें सारी किधर जा रही हैं, बताएं लोगों को। आप कुछ मैनेज नहीं कर सके और आप बैठकर सिर्फ गालियां देने पे तुले रहते। ये ना करें, आप अपना करें। और मैं ये आपको कह रहा हूं, वी मीन इट, क्योंकि ये तो मांगे तांगे की हुकूमतें 3 हैं, ये सेंटर की हुकूमत, ये 2 मिनट लगे ये गिर जाए, ये काफ लीग और सारे, क्या मतलब है कि वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के खाने पे नहीं देना वोट दे देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? प्राइम मिनिस्टर के घर नहीं जा रहे और वोट दे रहे हैं, तो वोट किसी मजबूरी से दे रहे हैं, वो मजबूरी हट जाए और ये सुबह गिर जाएगी। बलूचिस्तान की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कीजिए। वो मजबूरी अगर हट जाए, उस मजबूरी को आप अटैक कर रहे हैं बेसिकली, और वो मजबूरी इनकी ताकत है आपके नजदीक? नहीं, मजबूरी देखें, मजबूरी वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि वो, हम एक कहते हैं कि इदारों को दाव पे ना लगाएं किसी एक फर्द के लिए। ये 200 हिटमैन किधर हैं? वो तो सारे पिटमैन हो गए। सर, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वापसी वाडा साहब जवाब देंगे। आप दोनों का लासीर हासिल, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो डिबेट छेड़ी है और आप उसी माइंड के साथ अगर जा रहे हैं तो वाडा साहब से पूछना पड़ेगा, वाडा साहब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी हो जाए ना, तो ये तो पीछे हटने वाले नहीं है, तो आप करेंगे क्या?
क्योंकि ऑपोजिशन के साथ महाजराई करना, उसको फोर्सफुली रोकना आपकी गवर्नमेंट के लिए, इस मुल्क के लिए जो है नुकसानदेह होगा। तो क्या जो इनका मुतालबा है फ्रेश एंड फ्री इलेक्शन दोबारा करा दिए जाएँ, वो आपको लगता नहीं कि उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये करवा लिया जाए? ये वाला साहब जवाब देंगे इन तमाम इन चीज़ों का एक ब्रेक के बाद। फैसल भाई, डिस्कशन सुन के लग रहा है 3 ऑप्शन आपके पास हैं। या तो आप हालात को बहुत अच्छे कर दें ताकि इनके पास ना ये महंगाई का ऑपोजिशन के पास कोई हो, दूसरा कोई मामला हो, या इलेक्शन करवा दें क्योंकि आप ऑब्वियसली मिड टर्म इलेक्शन भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, या फिर मामला जो कि तू चलते रहे, फिर देखी जाएगी, इदारा भी कॉन्ट्रोवर्शियल बन रहे हैं, फिर हुकूमत भी कॉन्ट्रोवर्शियल बन रही है, फिर उसके लिए आपको पता होगा आपने क्या करना है। फैसल भाई देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो ये कि चौधरी मंजूर साहब से मेरी गुजारिश ये है कि चौधरी मंजूर साहब की जो परफॉर्मेंस रही है, तो हम चौधरी मंजूर साहब की पीपल्स पार्टी को सिंध बनने के लिए दे देते हैं हाथ में। जो उन्होंने सिंध का हाल किया है, जो अपने गढ़ में कुछ ना कर सके हो, उनको हम पाकिस्तान हवाले कर दें, नंबर 1। नंबर 2 है कि चौधरी मंजूर साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी तो किसी खाते में नहीं है ना, वो तो सूबे की पार्टी है। वो वफाक में पंजाब में उनको वोट देने वाला नहीं, वो तो पीडीएम के कंटेनर में वो इसलिए खड़े हो गए, वो सिंध में उनकी सुन ले नून लीग की। तो ये स्टेक्स बड़े डिफरेंट है, लेकिन इंटरेस्ट एक ही है, केसेस माफ़ कर दो, जो आपने एफएटीएफ के अंदर किया, हमें एनआरओ दे दो, हमें सियासत करने दो, हमें अभी जेल हो गई तो हमें मुल्क से बाहर जाने दो, फिर वापस आ जाएंगे इलेक्शन के दिनों में। एक हिस्सा तो ये हो गया। अब आप आ जाए मलिक अहमद खान साहब की बात के ऊपर। वो कह रहे हैं कि आप लोग चीफ को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, होश के नाखून लें और डीजीआई को कंट्रोवर्शियल ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मलिक साहब अभी स्ट्रेस में हैं, नींद से उठ के आए हैं, थके हुए हैं, खाना नहीं खाया। ये तो भाई आपका जो लीडर है, जो मुल्क से फरार है, कन्विक्टेड है, वो वहाँ से बैठ के इदारों के सरबराहों के नाम ले रहा है और उन पर काली ज़र्ब लगा रहा है। उसके बाद आपके पीडीएम के ही प्लेटफॉर्म पे उर्दू ज़ुबान को गाली दी जाती है, उससे पहले पुलिस के सरबराहों को गाली दी जाती है, उससे पहले आप जुडिशरी को गालियाँ देते हैं, फिर आप हिंदुस्तान को बयानिया को और इंडोर्स करते हैं जब आप कहते हैं बलूचिस्तान को अलग से रियासत करो। फिर आपके इस आयाज सादिक साहब आगे कहते हैं कि जी टांगे कांप रही थी, हमने प्रेशर में दे दिया। ये सारा कुछ जो है वो तो इमरान खान की पार्टी कर रही है। तो सोल्यूशन क्या है फैसल भाई, इसका हल क्या है? जो पीडीएम तहरीक चला रहा है, इसका हल क्या है फिर आपके पास? वो तो पार्लियामेंट को भी डिसफंक्शन कर रहा है। अगर एक तमाशा लगा हुआ है, लगा रहने दें, आप उस तमाशे को एंजॉय करें। सर आप तो गवर्नमेंट है ना, आप तो तमाशा अफोर्ड नहीं करते ना। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर होगी बड़ी बुरी तरह। नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धरना देंगे अगर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अंदर दो इस्लामाबाद में आए अभी आ जाए। अब मैं कहता हूँ कामरान शाहिद साहब, इतनी मुश्किलात का क्या मसला है? देखिए चौधरी मंजूर साहब हैं, पुराने सीजन पॉलिटिशियन है, मलिक अहमद खान साहब हैं, पॉलिटिशियन है पुराने, इतनी ख्वारी करने की जरूरत क्या है? ओ भाई, अगर इतने मुखलिस हो मुल्क से, सुबह आओ रिजाइन करो। बातें बड़ी बड़ी करना कुछ नहीं। ये आपने अच्छी बात की। करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अब धरना करेंगे, भाई सुबह आओ रिजाइन करो, खत्म करो बात को। ये मुस्तफा कमाल साहब ने भी आज कहा है। ठीक, कितना दम है जी मलिक साहब? रिजाइन करें इजी वे, ना लोगों को कोरोना में बाहर निकालें, ना कोई तमाशा लगे वहां पे, छोड़ें, रिजाइन करें, मसला हल करें। मलिक साहब अच्छा देखिए कामरान साहब, देखिए मसला क्या है? मसला ये है कि कहतुल रजाल तो था ही था, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि कहतुल रजाल था, कहतुल ख्याल भी है। कहतुल ख्याल, और दिक्कत हमें ये अच्छा। मुझे तो ये दिक्कत मुझे दिक्कत ये है कि मैं जब आपकी कोई दावत मुझे मिलती है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कैन रेज माई टोन, मैं बड़ी हाई पिच पे बड़ा शोर मचा के उठ सकता हूँ, लेकिन मेरा मसला इस वक्त ये मुल्क है, मेरा मसला मेरी ये सोसाइटी है, मेरी ये पॉलिटिकल पोलाइटी है, ये मुझे इसके साथ एक तल्लुक़ है, इसके साथ मेरा एक लगाव है। और मैं जब उसको इस नहज पे जाते देख रहा हूँ तो मुझे उसके साथ दुख भी है। और मैं एक तो तभी तो कह रहे हैं रिजाइन कर दे, इजी वे है, गवर्नमेंट पैरालाइज हो जाएगी। जी नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट रिज़ाइनिंग। ये आप देखें ना, अगर मैंने तो सिर्फ ये तू तकार करके उठना हो तो मुझे इसको फैसल को और इनकी गवर्नमेंट को कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह की ये बातें करते हैं तुर्की ब तुर्की जवाब देना कोई बड़ी बात है, ये तो किया जा सकता है। लेकिन हादसा यहाँ क्या पेश आ रहा है कि यहाँ पर आपने इसको इतना ज़्यादा एस्केलेट कर दिया है कि ये कुछ लोग जो कि सियासी हमायत से आरी लोग हैं, चुनीदा हैं,
चुनिंदा भी उन चीज़ों के लिए जो कि सिर्फ आप बैठ के आपने सिर्फ इस डिस्कोर्स को कैरी करना, और उनको इनके प्राइम मिनिस्टर पैट कर रहे हैं इस बात को। और जब मैं ये कहता हूँ कि आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं आर्मी चीफ को और DGI को, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आपके सारे वुज़रा एक बात जमात उठ के कहें कि जी हम से हैं और गवर्नमेंट की और मिलिट्री की बिल्कुल सेम पेज पे खड़े हैं, तो फिर आपकी नॉन परफॉर्मेंस जो आपने अपनी बहस शुरू की थी जिस बात पर मलिक साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मदद मांगते हैं आर्मी चीफ से, आर्मी चीफ उनको मदद देते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? मुझे कोई ये बता दें मुझे। तो फिर नहीं, मुझे प्रॉब्लम कब शुरू, मुझे देखे ना, मुझे प्रॉब्लम वो बताइए। मुझे प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब प्राइम मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर ये कहते हैं और पार्टीजन करते हैं और कहते हैं कि अगर अदारों के सरबराह का मैंने चुनाव किया और ये लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने दुरुस्त, ये लोग नहीं, डाकू प्राइम मिनिस्टर ऐसे बयान देते हैं। सही, चलें जी, आपका पॉइंट आ गया। चले, मैं कामरान साहब, मुझे देखिए, मुझे थोड़ी सी इजाजत, मुझे इजाजत दें। जी बोलें। देखिए सर, मेरा मसला कतई तौर पे या तहरीक इंसाफ की एक हुकूमत और उनकी ये प्रोसिक्यूशन, जिसको ये प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं, या इनकी ये हुकूमत जिसमें एक टोटल एक परसेप्शन की रिजीम क्रिएट करने की बात है, मेरा मसला आई स्वेयर टू गॉड ये नहीं है। मेरा मसला आज ये है कि जो ये जिस तरह की एस्केलेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल, नतीजतन पाकिस्तान का नुकसान हुकूमत टेम्परेचर्स के साथ जो कर रही है, इससे इंस्टीट्यूशन का नुकसान भी होगा। सर, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल वक्त की किल्लत है, मैं आगे सबको, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, ये जनवरी तक जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी वो ये हो जाएगा, ये कोई तरीका है आपके पास जनवरी तक हुकूमत को भेजने का? किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप सारी बातें? देखिए कामरान शाह साहब, पहली बात यह है कि वाडा साहब अभी फरमा रहे थे, मैं इनको कहता हूं कि हम तो इस्तीफा लेने आ रहे हैं। अच्छा। फिलहाल देने की बात नहीं, आप देने की बात करें। दूसरी बात मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, अगर तो हमें अपने केसों के लिए और अपने ज़ाती मसाइल के लिए है, तो फिर तो हमारी लीडरशिप को कहना चाहिए सुबह इस्तीफे दो, क्या इशू है, ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर ये तहरीक लोगों के राइट्स के लिए है कि इस मुल्क के अदलिया के ऊपर जो अटैक हो रहा है, इस मुल्क के प्रेस के ऊपर जो, प्रेस की आज़ादी के ऊपर जो अटैक हो रहा है, इस मुल्क की महंगाई के ज़रिए जो लोगों पे, तो फिर लोगों को पहले जगाना होगा ना, जिनके इश्यूज हैं वो इस मूवमेंट में आए, और वो आ रहे हैं, ये बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। आज भी लाहौर में एक तरफ किसान, ठीक है सर, और लाहौर में एक तरफ भट्ठा मजदूर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है फैसल साहब, ये इस्तीफा लेने आपसे आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर मुझसे DGI से भी इस्तीफा मांग ले, मैं उसका इस्तीफा मांग लूंगा। इनसे क्या इस्तीफा मांगेंगे आप? ये तो किसी पोस्ट पे भी नहीं है ऑपोजिशन जो है, तो इस्तीफा लेने आ रहे हैं आपसे, आप क्या करेंगे अब? उन्होंने कहा था 500 बंदा मुझे कहे तो मैं चला जाऊंगा। कामरान शाह जी फैसल साहब, मसला पता क्या है जी भाई, कि सर अब आप ना शो खुद किया करें, आपका तजिया ज्यादा अच्छा होगा। आपने आप खुद ही सवाल किया, उसका जवाब भी खुद ही दे दिया कि इनके इस्तीफे मांगने से और इनकी बातें करने से अगर कोई फर्क पड़ जाता तो फिर आज ये सड़कों पर नहीं होते ना। करते रहे सर, कोई मसला नहीं है, एंजॉय करें। कई साइड पे जहाँ इतने मसले मसाइल होते हैं, कोविड की परेशानियाँ है, बाकी चीज़ों की परेशानियाँ, पूरी दुनिया एक परेशानी क्राइसिस से गुजर रही है, करने दे धमाल। एक अगर आप एक म्यूजिकल शो या एक क्लाउन शो देख रहे हैं, देखते रहे, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? आप क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान को एंटरटेनमेंट भी देख सके? ये एंटरटेनमेंट आपके नजदीक यार, यहाँ पर अभी आप कह रहे हैं कि ये इदारों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट तो नहीं ना फैसल भाई? ये तो बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन है। अगर आपका इल्जाम मैं मलिक अहमद साहब की सारी बातें मानता, अगर मलिक अहमद खान साहब का जो इश्तिहारी मफरूर लीडर है नवाज शरीफ, वो यहाँ आता, कहता कि मैं इनकलाब ला रहा हूँ, वहाँ मुल्क से भाग कर आप इनकलाब लाएंगे? मुझे आप बताइए ना। अच्छा चले, एक मिनट इस डिबेट को भी छोड़ दे, जब आप खुद प्राइम मिनिस्टर थे तब आपने ये बातें क्यों नहीं की? इसी इदारे के इसी सरबराह को आप सेलेक्ट करके लाए थे, उस वक्त क्यों नहीं कहा? फिर इनको एक्सटेंशन देने के लिए भी आप आगे खड़े थे। तो भाई एक तरफ खड़े हों, या सच बोले या झूठ। ये नहीं हो सकता कि जब मुझे आसानी होगी तो मैं गले लगाऊंगा, और जब मेरी पकड़ नवाज शरीफ साहब की वापसी का क्या प्लान है? तो मैं गाली दूंगा। वो तो आपके हाथ से निकल गए, आपने खुद छोड़ा, उनको भेजा है बाहर। सर कोई बात नहीं, बाकी को तो नहीं निकलने दे रहे ना, आप इस तरह सोचें। अच्छा चले, ब्रेक लूंगा जी मैं, इसमें बाकियों को निकलने नहीं दे रहे, यानी मरीम नवाज साहब के जाने का कोई चांस नहीं है, एक ब्रेक लूंगा।
व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत से आपको निकाल कर सीधा लेके जा रहा हूँ अमेरिका, जहाँ शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप जो बाइडन के बशीर भी हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक का भी हिस्सा रहे हैं और उनकी कैंपेन भी चला रहे हैं। शाहिद खान साहब, बहुत वार्म वेलकम। ऑब्वियसली आपसे ये सवाल पूछना तो इरेलेवेंट है कि जीतेगा कौन आपके नज़दीक, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो बाइडन की कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि जो भी जीतेगा रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाएगा या पाकिस्तान की तरह वहाँ पे भी शोर मचाया जाएगा हारने वाली पार्टी के रिजल्ट हमने नहीं मानना? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब मुझे लाइन पे लेने का। ऑफ कोर्स देयर आर ऑल काइंड ऑफ कंसर्न्स, और लेकिन अगर विजिबल डिफरेंस हुआ तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं बनेगी। लेकिन आप ये देख लिए, इस करीबन 100 मिलियन के करीब लोग वोट कास्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, इवन बिफोर November 3rd। टेक्सास में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 2016 से भी ज्यादा वोट्स अभी तक कास्ट हो चुके हैं और पीपल आर स्टिल पोरिंग इन। डबल है 2016 से जी। तो बहरहाल वो अगर कोई विजिबल ना हुआ इलेक्शन का रिजल्ट तो ऑफ कोर्स सूरत हाल में कुछ कशीदगी पैदा हो सकती है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शायद साहब ये बता दीजिए कि इससे पहले एक दफा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था बुश के दौर में, तो वो उस तरह की सिचुएशन आपको लगती है, नजर आती है इतना टाइट है मामला टाई की तरफ? देखिए, जो अगर आप पोल्स देखें और पोल्स के अलावा अगर आप डेटा देखें तो सिचुएशन काफी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की फेवर में लगती है। इवन इन बैटल ग्राउंड स्टेट्स, इवन इन पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन और इन फ्लोरिडा। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में जिस तरह ऑपोजिशन कहती है इस्टेब्लिशमेंट चीजों को देख रही होती है, चला रही होती है, अमेरिका के अंदर भी कोई इस्टेब्लिशमेंट है? और क्या अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप आए या जो बाइडन आए या कोई और प्रेसिडेंट आए, उनकी पाकिस्तान या दुनिया के लिए पॉलिसी सेम रहेगी या नहीं, वहां प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है? बहुत अच्छा सवाल है। एस्टेब्लिशमेंट हर कंट्री में होती है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी होता है हर डिसीजन मेकिंग में। हाउएवर लोगों की राय की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है अमेरिकन सिस्टम में स्पेशली, और जो पॉलिसी बनती है वो उसके मल्टीपल चैनल्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, ट्राइलेटरल कमीशन है, पेंटागन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, इंडिविजुअल्स हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के साथ प्रेसिडेंट का से जो है वो वीटो होता है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो अमेरिका में? क्या कहा आपने? प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है वो वीटो की सूरत में होता है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो अमेरिका में? प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज्यादा है अमेरिका में, बहुत ज्यादा पावर है। प्रेसिडेंट आपको पता है कमांडर इन चीफ भी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स फैसले जो हैं वो उनके एडवाइजर और जो उनको इनपुट दी जाती है उनकी मर्जी से होते हैं। अच्छा शाहिद साहब, अगर बाइडन साहब प्रेसिडेंट बन जाते, क्या पाकिस्तान के लिए एक से दो क्या चेंज आ सकती है? आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी का तसलसल वही रहेगा जो ट्रंप के दौर में, या कुछ चेंज आ सकती है पॉलिसी में? देखिए, मेजर शिफ्ट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाउएवर ये है कि बाइडन की टीम में वी हैव अ सीट ऑन द टेबल, पाकिस्तानी अमेरिकन हैव सीट ऑन द टेबल, और बाइडन का पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है प्रीवियसली, बल्कि कई मरतबा तो वो पाकिस्तान आ चुके हैं। और एक जो कुछ साल पहले जो इलेक्शंस हुए थे, बाइडन और कैरी खुद पाकिस्तान में थे। बाइडन लूगर बिल, जिसको कैरी लूगर बिल के नाम से जाना जाता है, वो भी बड़ा विजिबल पाकिस्तान में एक ब्रांड नेम है। जो बाइडन के ताल्लुकात पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से प्रीवियसली रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से, बेनज़ीर साहिबा से, आसिफ ज़रदारी साहब से, आर्मी लीडरशिप से डायरेक्ट उनकी कम्युनिकेशंस रही हैं, तो उससे फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। उससे कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होता है, उससे पॉलिसी मेकिंग में फ़र्क पड़ता है, क्लैरिटी आती है, तो वो तो पॉजिटिव साइड है। अगर पाकिस्तान के लिए अगर आप सोचते हैं कुछ बेहतर होगा तो यकीनन पाकिस्तान के लिए जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन स्लाइटली बेहतर होगी। अच्छा शाहिद साहब, ये इलेक्शन का रिजल्ट अब क्योंकि मेल से भी पोस्ट से भी हुई है वोटिंग, और वो कह रहे हैं उसमें हफ्ता भी लग सकता है, कई हफ्ते भी लग सकते हैं, तो क्या अब की दफ़ा अमेरिकन इलेक्शन पहली दफ़ा कोरोना में क्योंकि होने जा रहा है तो पोल मेल के जरिए भी आया है, पोस्ट के जरिए भी आया है, रिजल्ट डिले होगा? अगले कितने दिन वेट करना पड़ेगा आपके ख्याल में ये जानने के लिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन है नेक्स्ट? देखिए, बहुत जो इसमें जो प्री पोल जो बैलेट्स गए हैं उनमें से बहुत ज्यादा स्टेट्स में तो वो ऑलरेडी काउंट हो रहे हैं या हो गए हैं। चंद एक स्टेट्स ने ये कहा है कि हम 3 नवंबर को काउंट करेंगे। चंद स्टेट्स ने ये भी कहा है कि 3 नवंबर के बैलेट जिस पे स्टैंप होगी वो उसके बाद भी मौसूल होगा, तो हम उसको भी काउंट करेंगे। ये सूरत हाल उस सूरत में होगी कि अगर जो आपका सवाल है कि अगर कोई विजिबल डिफरेंस ना हुआ,
अगर लेट्स से कि अगर टेक्सास फ्लिप हो जाता है इन दिस सिचुएशन, 38 इलेक्टोरल वोट्स हैं और वो इज अप फॉर ग्रैब एज वेल फॉर डेमोक्रेट पहली मर्तबा हिस्ट्री में। अगर पेंसिल्वेनिया डेमोक्रेट्स के फेवर में आ जाता है, मिशिगन आ जाता है, फ्लोरिडा आ जाता है, तो फिर तो कोई क्वेश्चन रह नहीं जाता ना उसमें, फिर ज्यादा एम्बिग्युइटी नहीं रहती। लेकिन ये है कि अगर शायद साहब आपके ख्याल में कोरोना ने कितना डोमिनेट किया सिलेक्शन को, कोरोना के ऊपर ट्रम्प साहब की पॉलिसी और बाइडेन की विजन जो है उसने कितना वोटर को इन्फ्लुएंस किया होगा सिलेक्शन में आपके नजदीक? बहुत ज्यादा। कोरोना की हैंडलिंग सबसे बड़ा इशू है सिलेक्शन में, और उसका मसला कोरोना तो एक रहा, ये ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज है ना, डिफाइंग साइंस, एक ऐसे कंट्री में जिसमें सबसे ज्यादा नोबेल लॉरिएट। बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब ऐसा मौजूद थे, अमेरिका का पर्सपेक्टिव दे रहे थे, और हमें उम्मीद है कि अमेरिका के अंदर कोई डेमोक्रेसी की रूट्स बड़ी स्ट्रांग है। इलेक्शन का रिजल्ट बादल ख्वास्ता हारने वाले को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ख्वाह वो कोई भी जीते और कोई भी हारे। मुझे दीजिए कल तक इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.